हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। मेरा नाम है दीपक कुमार पांडे। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिजल्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ा था और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में। क्लास 9 के सिलेबस सीबीएसई और आईसीई बोर्ड दोनों में है। सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास का थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। तुम में से किसी को याद है रिजल्टेंट फोर्स किसे कहते हैं? सिंपल भाषा में कहें तो एक अकेला फोर्स जो कई सारे फोर्सों के बराबर एक्सीलरेशन उत्पन्न करे उसको उन सभी का रिजल्टेंट फोर्स कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था रिजल्टेंट फोर्स निकालना। दो सिचुएशन हम लोगों ने पढ़े थे कि अगर सेम डायरेक्शन में दो फोर्स लगा हुआ हो तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था दोनों का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जोड़ के रिजल्टेंट फोर्स निकाला जाता है और डायरेक्शन F1 और F2 का जो डायरेक्शन है वह सेम रहता है। दूसरे सिचुएशन में हम लोगों ने पढ़ा था अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ हो दो फोर्स F1 और F2, तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस दोनों में से जिसका मैग्नीट्यूड F1 और F2 में से जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो उसमें से कम वाले को घटा लेते हैं और इस दोनों में से जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसी के अलोंग रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा। और एक जनरल केस का भी हम लोग चर्चा किए थे कि अगर थीटा डिग्री एंगल बना के जाए दो फोर्स तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला किसी को याद है तो बता दो, जल्दी कमेंट करो। √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, याद है? वेरी गुड। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में। तुम लोगों के पास साइकिल है? साइकिल का वो जो स्टैंड लगाते हो उसमें स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। जैसे ऐसे स्टैंड को साइकिल से हम लोग ऐसे नीचे करके ऊपर करते हैं और अचानक से खींच के ऊपर चला जाता है स्प्रिंग के कारण। और किसी किसी साइकिल का स्प्रिंग लूज हो जाता है तो साइकिल आगे चलती रहती है और स्टैंड नीचे ज़मीन में घसटाते रहता है। तुम में से बहुत सारे लोग बाइक चलाते होगे या बैठते होगे। बाइक के आगे और पीछे दोनों जगह पे सस्पेंशन लगा रहता है। जहाँ पे अगर तुम गड्ढा गुड्ढी में पड़ता है तो ऊपर नीचे गाड़ी करता है, वहाँ पे भी स्प्रिंग लगा हुआ है। ट्रेन का चक्का के नीचे अगर कभी तुम देखना, अच्छा चलते ट्रेन में मत देखने जाना है, रुकी हुई ट्रेन हो तो उसके चक्का के नीचे देखना मोटा मोटा लोहा का स्प्रिंग बना के लगाया गया रहता है। ट्रक में, बस में, बाइक में, एरोप्लेन में, हर जगह स्प्रिंग है। यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहे थे, वहाँ पे एक आदमी है, उन्होंने स्प्रिंग से चलने वाला साइकिल बनाया था। वो हाथ से ऐसे ऐसे करते थे, स्प्रिंग मुड़ा जाता था, जब छोड़ते थे तो बहुत स्पीड में साइकिल चलता था। तो देखो हम लोग के आसपास स्प्रिंग का कितना उपयोग है। और स्प्रिंग है क्या? एक मोटा धातु को, मेटल के रड को इसे क्वाइल गोल घूम माने क्वाइल जैसा मोड़ देना है, हो गया स्प्रिंग। और उसका इतना यूज है। तुम में से ऐसे टिप टॉप वाला कलम कितना लोग चलाए हो? ऐसे जिसको ऐसे टिपते हैं तो निकल जाता है और फिर टिपते हैं तो ऊपर चला जाता है। हम लोग उसको टिप टॉप कलम बोलते थे। तुम लोग क्या बोलते हो? खैर, उसमें भी स्प्रिंग रहता है। तुम लोग एक नोटिस किए होगे बात, उस स्प्रिंग को हम लोग जैसे दबा देते हैं ऐसे करके, इतना बड़ा स्प्रिंग है। पहले नाम एक बार सीख लेते हैं। देखो, स्प्रिंग अगर कुछ नहीं किया जाए, चुपचाप रखे हो तो उस पोजीशन को कहते हैं नॉर्मल पोजीशन। अगर हम एक तरफ से पकड़ के खींच दें तो यही स्प्रिंग लंबा हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। और अगर हम एक तरफ से दबा के इसको छोटा कर दें तो इसको हम लोग कहते हैं कंप्रेस्ड स्प्रिंग। अब तुम लोग बताओ, वो जो टिप टॉप वाला कलम का स्प्रिंग था उसको ऐसे खींच के छोड़ते हो तो क्या होता है? क्या खींच के छोड़ते ही वह अपने आप नॉर्मल पोजीशन में चला जाता है? या फिर स्प्रिंग को ऐसे दबा देते हैं, दबाने के बाद छोड़ते हैं तो फिर से वह फैल के अपने नॉर्मल पोजीशन यानी नॉर्मल साइज में हो जाता है। तो तुम यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग को जब खींचा या दबाया जाता है यानी जब उसको स्ट्रेच या कंप्रेस किया जाता है तो वह एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है। मैंने कहा रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग का मतलब होता है जो रीस्टोर कर दे। तुम लोग के
मोबाइल में होता है ना रीस्टोर, जो कंप्यूटर में एक डब्बा होता है डस्टबिन, उसमें कोई चीज़ डिलीट कर दिए तो उस पर टिपोगे तो रीस्टोर हो जाता है। रीस्टोर माने पुराने पोजीशन में वापस लाना। स्प्रिंग को दबाओ या खींचो तो उस पर एक फोर्स काम करता है जो उसको उसके नॉर्मल पोजीशन में लाना चाहता है, उसी फोर्स को हम लोग स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। स्प्रिंग को जब हम लोग ऐसे करके दबाते हैं तो फोर्स बाहर की तरफ लगता है, इस तरफ, जो उसको लंबा करना चाहता है स्प्रिंग फोर्स। और वहीं स्प्रिंग को हम ऐसे करके खींच दें तो स्प्रिंग अपने आप को अंदर की तरफ लाना चाहता है, यानी जिस तरफ से तुम खींचोगे या दबाओगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स स्प्रिंग लगाता है जिससे कि वह अपने नॉर्मल पोजीशन में चला जाए। इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स। इसी फोर्स के बारे में पढ़ना है और इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने नियम दिया था, उस नियम को हम लोग कहते हैं हुक्स लॉ, उसके बारे में भी पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग फोर्स का डेफिनेशन। स्प्रिंग फोर्स इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग। ध्यान देना, कॉन्टैक्ट फोर्स है अप्लाइड बाय स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग अपने नॉर्मल पोजीशन में होता है तो कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ तभी लगता है वह या तो स्ट्रेच्ड हो यानी ऐसे करके खींचा हुआ हो या फिर कंप्रेस्ड हो, ऐसे दबाया हुआ हो। अब इसके बारे में, स्प्रिंग फोर्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि इट इज अ रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोर का मतलब बताए थे अपने नॉर्मल पोजीशन में आने को कहा जाता है रीस्टोर होना, और वह फोर्स जो रीस्टोर करने में मदद करे उसको हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स एक रीस्टोरिंग फोर्स है। इट इज इलास्टिक इन नेचर। इसका क्या मतलब है? तुम में से कभी कोई जिम गए हो क्या? अगर नहीं गए हो तो आसपास में कोई जिम हो, वहाँ पे जाना, वहाँ पे एक मशीन रहता है, स्प्रिंग लगा हुआ, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ खींचा जाता है, ऐसे पैर से, माने देखो उसका ऐसे दो पैर रहता है निकला हुआ, इस पे लात रख दिया जाता है और दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे खींचा जाता है, फिर उसको डाउन किया जाता है, खींचा जाता है, डाउन किया जाता है। कभी अगर मौका मिले तो जाना और ट्राई करना, थोड़ा सा खींचोगे तो कम ताकत लगेगा और उसी को अगर तुम ज्यादा ऊपर ले जाना चाहो हालत खराब हो जाएगा। स्प्रिंग का एक खूबी है, जितना ज्यादा उसके नॉर्मल स्टेट से, मान के चलो स्प्रिंग इतना बड़ा है, मैं स्प्रिंग को भी इंडक्टर के जैसे बना रहा हूँ, फिर एनीवे स्प्रिंग इतना बड़ा है, इसको खींच के मैं इतना बड़ा करूंगा तो कुछ फोर्स लगेगा, और इसी को खींच के मैं इतना बड़ा करना चाहूँ तो कुछ और फोर्स लगेगा। तो यह देखा गया है कि स्प्रिंग को जितना अधिक खींचोगे उतना ही ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, यानी अपने नॉर्मल पोजीशन से यह स्प्रिंग जितना आगे बढ़ता है या अंदर दबाया जाता है उतना ही ज्यादा मात्रा में फोर्स अप्लाई करता है। इसी नेचर को कहते हैं इलास्टिक नेचर। अब तुम में से कोई कहेगा सर हम लोग के टिप टॉप कलम में एक स्प्रिंग था, उसको खींचे एक बार खींचा गया, अब रीस्टोरिंग फोर्स लगाता ही नहीं है, नॉर्मल शेप में आता ही नहीं है। देखो बाबू, हर एक स्प्रिंग का एक लिमिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट। रीस्टोरिंग फोर्स एक लिमिट तक ही लगता है, किसी भी स्प्रिंग को उसके लिमिट से ज़्यादा खींच दिया जाए तो उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है, यानी अब वह रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लगाएगा। यानी किसी स्प्रिंग को उसके इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा खींच देना, इस घटना को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। उसके बाद रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लगता है, उसके बाद वह अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन याद रखना। आगे है डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग। इसका मतलब समझ लो, एक स्प्रिंग है, इसको अगर हम खींच के बड़ा किए तो यहां पे देखो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, मतलब अपने नॉर्मल पोजीशन से बाएं तरफ यह खींचाया तो इस पे रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा दाहिने तरफ। यह हुआ डिस्प्लेसमेंट तो यह हुआ रीस्टोरिंग फोर्स। वही उल्टा करते, अगर हम इसको कंप्रेस कर दिए रहते तो यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन यह है,
इससे इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ दाहिने तरफ, तो इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगता है दाएं तरफ। यानी स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। स्प्रिंग अपने नॉर्मल पोजीशन से जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगता है। इज इट क्लियर? ओके। अब हम लोग आते हैं हुक्स लॉ पे। हुक्स लॉ बस एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से डेफिनेशन तुम लोग अभी बोलते हैं, तुम लिख लोगे। हुक्स लॉ कहता है restoring force applied by a spring is directly proportional to the displacement of a spring from its initial position। यानी स्प्रिंग फोर्स F बराबर -K इंटू एक्स। यहाँ पे F हो गया स्प्रिंग फोर्स। F क्या हो गया बच्चा? स्प्रिंग के द्वारा लगाया हुआ फोर्स। K एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका वैल्यू स्प्रिंग के स्टिफनेस पे डिपेंड करता है। स्टिफनेस मतलब कड़ा, कितना कड़ा है। स्प्रिंग जितना टाइट होगा K का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, और हर एक स्प्रिंग के लिए K का वैल्यू सवाल में दिया रहता है, और इसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। जैसे तुम्हारे साइकिल में जो स्प्रिंग लगा हुआ है उसका K का वैल्यू निकाला जाएगा तो कुछ आएगा, वैसे ही ट्रेन के चक्के में जो स्प्रिंग लगा हुआ है, पहिए में जो स्प्रिंग लगा हुआ है, उसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट निकाला जा सकता है। ठीक है। और तीसरा है x डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नॉर्मल पोजीशन। इसको x का मतलब समझ लो। देख लो, हमारे पास एक स्प्रिंग का यह है नॉर्मल पोजीशन। अब किसी ने इसको खींचा और खींच के इतना बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे देखो, नॉर्मल पोजीशन से जो यह दूरी है इसी को कहा जाता है x, यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नॉर्मल पोजीशन। यानी स्प्रिंग को खींच के जितना बड़ा किया गया है उस वैल्यू को ही कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है। तो हुक्स लॉ कहाँ गया? हुक्स लॉ F इजिकल्स टू -K इंटू एक्स, जहाँ पे याद रखना बहुत जरूरी है, K स्प्रिंग कांस्टेंट सवाल में दिया रहेगा, x डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। अब इस माने हुक्स लॉ को अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे वो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फोर्स अप्लाइड by a spring is directly proportional to its displacement। दिस इज द हुक्स लॉ, और यह रहा फॉर्मूला। अगर समझ गए हो तो चलो एक सवाल दे बनाओगे हुक्स लॉ से, दे इसको नोट कर लीजिए। चलो एक क्वेश्चन देते हैं। फाइंड SI unit of a spring constant K। ट्रिकी क्वेश्चन है। जब हम लोग यूनिट और डायमेंशन पढ़ रहे थे मोशन वाले चैप्टर में, उसमें जाके देखना। ऑप्शन दे देते हैं, न्यूटन, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, सी न्यूटन पर मीटर, डी नन।
देखते हैं तुम लोगों से जितने चालाक बच्चे होंगे अब तक बना चुके होंगे। वीडियो पॉज करो और देखो, ईमानदारी से एक बार जरूर ट्राई करो, मजा आ जाएगा बनाने में। इजी क्वेश्चन है। चलो 3, 2, 1। जो लोग का न्यूटन पर मीटर आया है एकदम सही जवाब है। चलिए देखते हैं कैसे। देखते हैं हम लोग के पास हुक्स लॉ से ही देखते हैं। फ्रॉम हुक्स लॉ F इजिकल्स टू माइनस के एक्स, जहाँ पे K है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। इसी का ऐसा यूनिट निकालना है, तो चलो इसको बचा लेते हैं और एक तरफ तो लिखते हैं। K को बचा लेंगे, x को इधर भेजेंगे तो K इजिकल्स टू हो जाएगा K इजिकल्स टू F बाई एक्स। यहाँ पे F माने फोर्स, x माने डिस्प्लेसमेंट। अब अगर यूनिट लिखें, यूनिट ऑफ K वह हो जाएगा यूनिट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ लेंथ डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिट ऑफ फोर्स हो जाएगा न्यूटन और x का यूनिट मीटर, यानी न्यूटन पर मीटर। मजा आया? चलो एक न्यूमेरिकल बनाते हैं हुक्स लॉ से। A force find the magnitude of force required to displace a spring K equals to 5 Newton per meter centimeter from its initial position। तुम लोग को ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए 10 into 10 to the power 1 into 10 to the power -3 न्यूटन, B 10 न्यूटन, C 15 न्यूटन, D 8 न्यूटन। चलो क्वेश्चन मज़ेदार है, बहुत मज़ा आएगा बना के। एक बार वीडियो पॉज करो और जेन्युइनली इसको ट्राई करो। 3, 2, 1 बन गया क्या? देखो जिन लोगों का ऑप्शन ए आया है उन लोगों का जवाब सही है और बहुत मज़ा आया होगा बना के। और आंसर जब अच्छा आ जाए, सवाल बनाओ और आंसर सही आ जाए तो जो खुशी मिलती है ना, वह कहाँ है रसगुल्ला खाने में, मोमोज खाने में भी नहीं। आओ देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट K इजिकल्स टू 5 न्यूटन पर मीटर। डिस्प्लेसमेंट x का वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। हमको निकालना है फोर्स। तुम कहोगे सर स्प्रिंग के द्वारा लगाया हुआ फोर्स निकालने के लिए हुक्स लॉ होता है, पर यहाँ पे कहता है कि हम स्प्रिंग पे कितना फोर्स लगाएंगे कि वह 2 सेंटीमीटर जाएगा। अरे देखो बच्चा, स्प्रिंग पे कितना फोर्स लगाएंगे कि वह 2 सेंटीमीटर खिंचा जाए, उस सिचुएशन पे जब वह 2 सेंटीमीटर खिंचा चुका होगा उस पे हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो तुम्हारे द्वारा लगाया हुआ फोर्स मस्कुलर फोर्स और स्प्रिंग के द्वारा लगाया हुआ फोर्स, यही ना 2 फोर्स स्प्रिंग पे लगे होंगे।
अब चूंकि स्प्रिंग जिस पोजीशन पे था वहाँ से 2 सेंटीमीटर खिंचाने के बाद उस जगह पे इक्विलिब्रियम पे है, रुका हुआ है, यानी रिजल्टेंट फोर्स 0 है। रिजल्टेंट फोर्स 0 है मतलब इसको और इसको माइनस करके Fs माइनस Fm बराबर 0 होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ मस्कुलर फोर्स। यानी हम लोग स्प्रिंग के द्वारा लगाया हुआ रिस्टोरिंग फोर्स निकाल दें तो हमको पता चल जाएगा मस्कुलर फोर्स कितना लगा होगा कि वह स्प्रिंग अपने नॉर्मल पोजीशन से 2 सेंटीमीटर आगे चला जाए। इसलिए हम लोग स्प्रिंग फोर्स निकालते हैं, द रिस्टोरिंग फोर्स निकालते हैं। तो वह आ जाएगा हुक्स लॉ से हम लोग जानते हैं F इक्वल्स टू K इंटू एक्स और साइन माइनस का, जिससे पता चले, देखो यह माइनस का साइन बस इतना ही बताता है कि फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट में है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे K का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो यह हो जाएगा 5 टू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 1 न्यूटन पर मीटर नहीं, न्यूटन होगा। और 10 टू द पावर माइनस 1 आंसर होगा, ऑप्शन गलत लिख दिए थे, 10 टू द पावर माइनस 3 का, यह होगा 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर भी नहीं, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, इतना न्यूटन। आपको चलो झगड़ा मत करना, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 और यह दोनों बराबर हैं, कोई इसको लेके आएगा 0.1 न्यूटन, वह भी सही है। ठीक है, तो ये रहा स्प्रिंग फोर्स। तुम लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, मैं प्रैक्टिस करने के लिए 8, 9, 10 क्वेश्चन दे देता हूँ, जिसका जवाब मैं रेगुलरली टेलीग्राम पे अपलोड करते रहता हूँ। तो प्रैक्टिस करने से कंसेप्ट और मजबूत हो जाएगा। और तुम लोग अगर तैयारी कर में हो या फिर मन में है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने के लिए, तो बेस्ट जगह है, यहाँ से तुमको अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाएगी हर एक चीज़ को, और बिना किसी हड़बड़ी के जो गर्दन पे चढ़ के पढ़ाता है सब कि लो ये भी जरूरी है, नहीं, आराम से पढ़ो, मज़ा भी आएगा, सीख भी जाओगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।